तो सबसे पहले तो आपके माता पिता को, आपके परिवार को नमन है कि हमें इस देश को कनिका सौंप दी है, क्योंकि अब आप इस देश की धरोहर हैं। अ, खुशी हो रही है देश की धरोहर बन के। देश के लिए अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। अब तक तो वो हैप्पीनेस सिंक नहीं हो रही थी, बट जैसे जैसे हैप्पीनेस सिंक हो रही है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है। नाउ यू गॉट टू वर्क फॉर द नेशन एंड डू योर बेस्ट फॉर द नेशन। अब आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, जो कि सर्वोपरि जिसके लिए सबसे पहला जो चीज एक दिमाग में आने वाली है वो पब्लिक सर्विस है, और कुछ भी नहीं है। और पब्लिक सर्विस में जो मैं इस समय देखती हूँ वो एक अमृत काल का विजन है, जो कि डेवलप्ड इंडिया वंडरफुल। बाय 2047 मुझे अपना वंडरफुल। बेस्ट देना है उसको इंश्योर करने के लिए। मैं बस आपकी इसी एक लाइन से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप एक बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया। जो आपने अमृतकाल की बात की है, और ये बताता है कि आपके दिल में हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोग हैं, और उनकी लाइफ में चेंज लाने का जो जज्बा है वो आपकी स्माइल में दिखाई पड़ रहा है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। कनिका, हम एक शुरुआत करते हैं बातचीत की, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल हैं, आप रैंक 9 ला चुकी हैं, और देश के बहुत ढेर सारे बच्चे आपके चीजों को फॉलो करना चाहेंगे। और खास तौर पे ये बात कहूंगा कि आप एक ऐसे स्टेट से आती हैं जहां लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन माफ करिएगा मुझे, जिस हिसाब से एक पिक्चर भी रहती है कि हम कई ऐसी न्यूज भी सुनते हैं जो लड़कियों के फेवर में नहीं होती है, जो पैट्रियार्की की बात होती है, तो ये एक बड़ा पैराडॉक्सियल नेचर है, बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ चाहे खेल हो, एजुकेशन हो, चाहे हम कनिका की बात करने जा रहे हैं, टॉप 10 की बात करने जा रहे हैं, और एक तरफ पितृसत्तात्मक एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हो। मैं यही कहूंगा कि ये पूरा जो साहस है ना, ये जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये कैनवस चेंज हो रहा है पैट्रियार्की का, वो आप जैसी जो हीरोज है ना, उनकी वजह से हो रहा है, आपकी मेहनत से हो रहा है। खुशी होगी इस युवा जो इस पैराडाइम चेंज को ला रहे हैं उसकी, उन सबके साथ शामिल होने में। बट मैं कहूंगी कि सोसाइटी भी अपने आप में बहुत डेवलप कर रही है, जिससे ये पैराडाइम चेंज आ रहा है। आई रिमेम्बर जब मैं सोशल स्टडीज में पढ़ा करती थी, तो हरियाणा का नाम यूजुअली पूरी बुक में दो जगह आया करता था, या तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है या फिर लोएस्ट सेक्स रेशियो है। सेवन वंडरफुल। सिक्स की बात है, मतलब हरियाणा और कहीं जगह क्यों नहीं आता है, मुझे वो स्ट्रक किया करता था कि हरियाणा मेरी स्टेट है, कहीं और भी आनी चाहिए। अ, तो अब हरियाणा बहुत आगे आ गया है। वी हैव मेड अ ग्रेट जर्नी इन इंश्योरिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हरियाणा डब्ल्यूसीसी डिपार्टमेंट की भी, इन इंश्योरिंग की वुमेन आगे आए, और लड़कियां आगे आ रही हैं, लड़कियां बाजी मार रही हैं। कोई खासकर डाउट दंगल नहीं। का एक डायलॉग तो है, तो छोरियां छोरों से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल। अ, और जी मैं एक चीज यहाँ कहूंगा कनिका, कि कभी नहीं कम थी, बात जी थी सिर्फ अपॉर्चुनिटी की। जो जननी है वो कभी पीछे हो ही नहीं सकती है, जो लाइफ दे सकती है वो बहुत पावरफुल है। हम तो शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं, तो बस मौके मिलने की बात थी। और जिस दिन हमारे बीच में कनिका जैसे बच्चों को जब मौका मिलता है, तो वो पूरी दुनिया को दिखा देते, देखो ये मैं हूँ। और बहुत प्राउड फील हो रहा है, और आपकी इस सफलता पे बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो यही कहूंगा, आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इसमें खुश होंगे। जी उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, बट कहीं ना कहीं कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बहुत है। हर मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बच्ची में कनिका है, बट हर बच्ची में अपनी एक यूनिकनेस है। मैंने अपनी बट यूनिकनेस को चुना, और मैं कनिका हूँ, मेरा एक अपनात्व है। शायद कोई और कुछ है और उसका एक अपनात्व है, वो अपनी अपनी फील्ड में यूनिक है और अपने फील्ड में टैलेंटेड है और उसमें अपना बेस्ट करे। इट्स इम्पोर्टेंट कि वहां पे वो पोटेंशियल को अपने बैंक करे, सोसाइटी बैंक कराए, वो खुद से बैंक करे, जो भी टीचर्स हैं उनकी हेल्प से वो पोटेंशियल बैंक हो और वो एक एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो जाए। And by ensuring everyone is ignited, we have ignited minds for ensuring a developed India, developed state, and a wonderful place to live in. हम तो ये दुआ करेंगे, और आपकी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक दिन आज कनिका हमारी हीरोइन है, आज हमारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब कनिका ने पहली बार सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के बारे में सोचा होगा। हम उस कनिका से अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो छोटी सी कनिका थी जिसका सपना था कि वो अपने पेरेंट्स को, शी वाज एन ओनली चाइल्ड टू हर पेरेंट्स, तो उसने कहा कि इनको तो प्राउड फील कराना है, रुकना नहीं है। एकेडमिकली मम्मा ने हमेशा ये इंश्योर किया कि मैं अच्छा करती रहूं। तो एकेडमिकली था तो सेवेंथ में आई डिसाइडेड, बिकॉज सोशल स्टडीज में थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन था, तो तो आपने थोड़ा सेवेंथ में डिसाइड कर लिया? सेवेंथ स्टैंडर्ड में आई डिसाइडेड कि मैं आईएएस बनूंगी।
और वो इतना पक्का हो गया। मैं कहूँ, अभी मैं अपने टीचर से भी मिलके आ रही हूँ, 9th में मैंने कहा कि संस्कृत और हिंदी में एक चॉइस होती है, हिंदी लूंगी क्योंकि हिंदी बोलनी होती है आईएएस ऑफिसर्स हम्म। को। उसके बाद 11th में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। हम्म। देन बीए ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस में एलएसआर से, सो एज टू इंश्योर दैट आई गिव माय बेस्ट कि इसी तरीके से लाइन सेट हो जाए। और ग्रेजुएशन होते साथ, वैसे तो 2019 में थर्ड ईयर में ही प्रेपरेशन को फुल फ्लेज तरीके से शुरू कर दिया था मैंने, और होते सार तो मैं पूरे तरीके से लगे कि अब 1 साल है और जो अब पहला अटेम्प्ट आपका एज के हिसाब से भी बनेगा और जो आने वाला है इसमें क्रैक करना है। बट पहले अटेम्प्ट में उस छोटी सी कनिका का हुआ नहीं, उसको थोड़ी सी मजबूती की जरूरत थी। वो बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में जब लिस्ट में नाम नहीं आया, इंटरव्यू के बाद लास्ट में जो लिस्ट आई, उस लिस्ट के बाद जो मजबूती उसे मिली, उसने शायद अब दूसरे अटेम्प्ट में अपना रंग दिखाया है। वंडरफुल। और मैं कह सकता हूँ कि शायद इतने सालों में एक ऑफिसर आपके अंदर आ चुका था, आपकी पर्सनालिटी में वो ऑफिसर आ चुका था। अब ऐसा तो नहीं है, अभी तो ट्रेनिंग होगी और आई बी डेवलपिंग एज एन ऑफिसर, लर्निंग अ आपने लॉट। इतने सालों तक केवल एक ही सपना जिया, वो अब वो सपना नहीं रह गया था, मुझे लगता है कि वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। yes to an extent, but becoming an officer is another thing। और आज से या कल से 23/5/2023 से एक नई जर्नी पे चलने चली हूँ, और उस जर्नी पे देखती हूँ कि एज अ ऑफिसर मैं अपना बेस्ट करके दिखाना चाहती हूँ। आप बेस्ट ही करेंगी। हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो आपने तैयारी को कैसे बांटा, मतलब आपने प्रिपरेशन को कैसे डील किया, प्रेशर को कैसे डील किया, और जीएस ऑप्शनल और एसए, इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? मैंने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की तो पहले बेसिक एनसीईआरटी जो भी बेसिक बुक्स होती हैं उनको कवर करना शुरू किया। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड होने की वजह से कुछ एनसीईआरटी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, जैसे हिस्ट्री की हो गई और पॉलिटिकल साइंस की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई। इकोनॉमिक्स की हालांकि मैंने 2-3 बार फिर भी निकाली अपने हाथ से। तो और बाकी जैसे ज्योग्राफी की थी एनसीईआरटी, उसको मैंने 10-15, वही बेस था तो 10-15 बार उस एनसीईआरटी को किया। तो और आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, ये सब मैंने अपने थर्ड ईयर में कंप्लीट करके रख दिया। ये सब हम्म। कंप्लीट करने के बाद मैं बेसिक बुक्स पे आई। हर सब्जेक्ट को, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एक एक बुक डिसाइड करी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है तो बस लक्ष्मीकांत। बिल्कुल। ज्योग्राफी के लिए आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है तो वही है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। उसके बाद हिस्ट्री के लिए डिसाइड किया कि स्पेक्ट्रम से करना है और स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी कहा जाए, बिपिन चंद्रा के हाथ भी नहीं लगाना है जाके। उसके बाद आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट ऑन लिमिटेड माई सोर्सेज बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं लिमिट करूंगी, और वो कहीं ना कहीं शुरू से ही था। मैं 10th में भी जब अपना काम करती थी तो बच्चे बहुत एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर करते हैं, मैं थी जो एनसीईआरटीज को पढ़ा करती थी। हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स में मैंने श्रीराम आईएएस के कुछ नोट्स होते हैं वो रेफर किए। तो इस तरीके से आई लिमिटेड माय माय सोर्सेज फॉर एवरीथिंग, और उन चीजों को मैंने बार बार रिपीट किया और रिपीट करती गई। और फिर जब मुझे लगा कि मैंने 3-4 बार रिपीट कर लिया, देन आई स्टार्टेड विद द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की, उसके बाद फिर प्रीलिम्स का टाइम आ गया था तो प्रीलिम्स में मैं पूरा लग गई थी। तो 2021 में ऐसा था कि मैंने 7 महीने, क्योंकि टाइम भी एक्सटेंड हो गया था, अक्टूबर में हो गया था, तो 7 महीने आई वाज फुल्ली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। जो भी कंपाइलेशन होती है ईयरली उनको रेफर किया, मतलब प्रीलिम्स के लिए मैं पूरा प्रिपेयर कर रही थी। एंड उसके बाद फिर एक मेंस का थोड़ा सा क्रैश कोर्स लेके मेंस को किया, हालांकि 2021 में तो निकला नहीं। फिर 2022 में तो पता ही नहीं चला, 5 दिन का पीरियड मिला प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए। देन आई डिसाइडेड कि अब तो मेंस के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत सही तरीके से डिलीनिएट किया, मार्क्स के हिसाब से देखा कि कहाँ पे कितने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, ऐसे में आपको क्या क्या डालना है। दो इन ऐसे आई थिंक 101 से मेरा 111 ही गया है स्कोर, तो ज्यादा मतलब कुछ 10 मार्क्स का इंक्रीज आया है। मेन फोकस मेरा था कि पीएसआईआर, तो पिछली बार मेरे पीएसआईआर में 220 मार्क्स आए थे। और मुझे सबसे पहली फीलिंग जो पीएसआईआर के मार्क्स देखने के बाद आई थी, कनिका तो अपने घर में हार गई सही बात। ऑनर्स की पीएसआईआर में। तो घर में नहीं हार सकती, तो पीएसआईआर को मैंने स्ट्रॉन्ग किया और अब की बार जब मैंने मार्क्स जोड़े तो 297 मार्क्स मेरे पीएसआईआर में बैठते हैं। तो इस तरीके से पीएसआईआर में आई हैव स्ट्रेंथन द कंपोनेंट। जीएस 2 में मेरे मार्क्स 132 आए हैं, एथिक्स में 127 है। तो इन सब चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है। वंडरफुल। स्टूडेंट कई बार ऑप्शनल को चुनने में बहुत गलती कर देते हैं, कई बार उनको लगता है कि शायद 3-4 महीने में ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। आपको इसके बारे में क्या सोचना है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इतने टाइम तैयार किया, मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कम थे, फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट में एफर्ट किया, तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लाइटली ले लेते हैं उसको।
ऑप्शनल आपकी पूरी गेम बदल देता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे मार्क्स ऑप्शनल पे मेन डिपेंड करते हैं, जो भी मेरा रैंक है। शायद ऑप्शनल में मैं मार्क्स नहीं इंक्रीज कर पाती तो अब की बार भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऑप्शनल को तो सीरियसली से भी सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल सीरियसनेस के लेना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल इज अ ट्रू गेम चेंजर। ऐसे एथिक्स का अब की बार पेपर मैं अब तक डरी हुई थी। जब रिजल्ट आने से पिछली रात भी मैं सोच रही जीएस 4 में मैं करके क्या आई हूँ, मैं केस स्टडीज पता नहीं कैसे करके आई हूँ। एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल का एक ट्रायड बनाया जाता है, बट उस ट्रायड में भी ऑप्शनल एक बेस है जो कि सब चीजों को मजबूत कर रहा होता है। तो ऑप्शनल इज समथिंग दैट एवरीवन शुड बी फोकसिंग ऑन। और ये एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट से लेती हूँ, जिनके मार्क्स ऑप्शनल में लगभग 360 तक पहुंच जाते हैं, और वो 60 मार्क्स का डिफरेंशियल ले लेते हैं ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से लगभग। और वो, लेकिन वो ऑप्शनल में इन्वेस्ट सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का ऑप्शनल क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऑप्शनल डू मैटर एंड इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो लोग बहुत लाइटली लेते हैं इसको या कुछ भी चॉइस कर लिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे पढ़ाई में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। आपका क्या स्ट्रेटजी रहा रिवीजन को लेकर और नोट्स को लेकर? रिविजन तो मैंने जैसे कहा कि मैं बुक्स को किया करती थी बार बार रिवाइज, और नोट्स मैं बनाया करती थी। जैसे कि जो भी बुक्स है तो उसमें से मैं नोट कर लिया करती थी। बाकी अगर मुझे कोई बुक लग रही है, जैसे स्पेक्ट्रम में पीछे ही समरी दी हुई है, तो मैं उसके नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं, उसमें उस समरी को ही मैं रेफर किया करती थी। हालांकि मैंने एक नोटबुक में जो चीजें नहीं है उस समरी में वो नोट डाउन कर ली थी और उसे मैं रिवाइज कर लिया करती थी। नोट मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। समटाइम्स यू डू इट 2-3 टाइम्स, आपके नोट्स रिवाइज होंगे। और कई बार किसी बुक के लिए आपको लगेगा नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। कई बार आप, लेकिन आप जब नोट्स नहीं बनाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। और कितने घंटे लगभग आपका एवरेज एक निकल जाता था पढ़ाई का, एक एवरेज डेज में? कोई एवरेज हाइपोथेटिकल नहीं है, सिंपल जो भी, हाँ जितना पढ़ते थे। घंटे कभी मेजर नहीं किए। तो मेरा होता था कि ब्रेकफास्ट के लिए टाइम निकालना है, लंच के लिए निकालना है, थोड़ा सा फैमिली एक वॉक के लिए निकालना है, मम्मा के साथ में वॉक पे जाया करती थी, डिनर के लिए निकालना है, और फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट फैमिली टाइम निकाल लेना है। और अगर कोई काम है मम्मा पापा का तो उसके लिए, वरना आई यूज टू कम्प्लीटली डेडिकेट माई सेल्फ टू स्टडी। तो कोई भी घंटे मैंने मेजर नहीं किए, बस जो गोल सेट आपने किया है। क्वालिटी पे फोकस किया, हाँ। अच्छा, कई लोग पढ़ते समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे मैं 18 घंटे 16 घंटे, और वो अपनी हेल्थ, अपना जो एक रिलैक्सेशन टाइम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप इसको क्या, कैसे बताएंगे इसको, या कैसे मैसेज करना चाहेंगे? एज आई सेड, आई यूज टू हैव माई फैमिली टाइम, तो वो मेरा रिलैक्सेशन टाइम होता था। ऑल्सो लंच डिनर ब्रेकफास्ट को भी मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। कई बार हम हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं कहूंगी पिछली बार जब मैं तैयारी कर रही थी, आई लॉस्ट अराउंड 17 kg ऑफ वेट। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड आफ्टर द रिजल्ट कि मैं अब उठूंगी नहीं जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, जितने ही घंटे मैं बैठी रहूं, तो आई गेन्ड अप अराउंड 10 kg अगेन। तो वो हेल्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्दी खाएं और इंश्योर करें, क्योंकि अगर ये कहा जाता है, देयर इज अ सेइंग एज वेल, हेल्दी माइंड में ही हेल्दी, अगर आपका गट होगा तो आपका माइंड जब भी हेल्दी होगा। वंडरफुल। अच्छा, ये बहुत लंबा टाइम रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपके फेवर में रिजल्ट नहीं रहा, तो बहुत एंजाइटी भी रही होगी और बहुत थकान, बोरियत हो जाती, कई बार मन करता है किताबें उठा के फेंक दें। तो क्या आप भी इस सिचुएशन से गुजरी, और अगर गुजरी तो फिर आपने कैसे उसको डील किया? ये तो नहीं मन किया, माँ सरस्वती बसती है किताबों किताबों में, उनको नहीं, फेंकने अंदर का से तो कई नहीं बार होते हैं किया। वो कि अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या कुछ कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। मेरा मैसेज ये है कि अरे चलो यार, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, तो बड़ी ऊब सी हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इनकंसिस्टेंसी ही फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है। और जो लोग सक्सेस पाते हैं वो कंसिस्टेंट अपना अपने आप को मोटिवेट करके रखते हैं, नहीं पढ़ना है पढ़ना है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि ऊब हो रही हो या कुछ ऐसा, तो अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट रखा? तो वही है कि आपने जब एक गोल डिसाइड कर लिया है तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। कुछ लोग मैनेज करते हैं एंड दैट्स देयर स्मार्ट प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और रिलैक्सेशन भी उसके थ्रू कुछ लोगों को मिलता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट वट एवर सूट्स यू, या फिर जिस भी नेचर के आप हो, आपको उसी हिसाब से चीजों को प्लान करें। यानी हम कह सकते हैं कि सक्सेस एक हैबिट है। मतलब आप अगर पढ़ना है तो उसको, अगर यूपीएससी में जाना है तो उसको हैबिट की तरह डील करो। जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह पढ़ाई करनी है तो करनी है। अगर ये आ गया तो मैं समझूंगा कनिका ने अपनी पढ़ाई को अपनी हैबिट बना ली थी। जैसे कि गीता में आई रिमेम्बर आई रेड अ श्लोक
जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी जो ड्यूटी है, यू शुड मेक इट इनवॉलेंट्री। आपको उसे वॉलेंट्री नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, ब्लड पंप होता है, इसी तरीके से जो कर्मा हमें मिल गया है ऊपर से, उस कर्मा को आप इनवॉलेंटरली करते जाइए। वंडरफुल। मैं ये कह सकता हूँ जो भी यूथ सुन रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपने जो कोर पकड़ा है ना, ये बताता है कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कहाँ तक पहुंच चुकी है। कि मतलब जैसे अपना हार्ट धड़कता है, वो बिना पूछे अपना काम करता है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है तो करनी है। वंडरफुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और आपके जो थॉट्स ओपन है वो तो बहुत ही औसम है। और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को बिल्कुल नई इंसाइट मिलेगी इसमें। आई थिंक ये प्रिपरेशन आपको इन सारे थॉट्स के बारे में सोचने के लिए कह देती है, इन सब चीजों को। बट गीता हैज बीन अ कांस्टेंट इंस्पिरेशन फॉर मी। अभी भी मेरे वेबसाइट पे एक बुक जो पढ़ी है, और कोई बुक नहीं है, गीता की बुक है, जो मैं रात को एक पन्ना खोल के जरूर पढ़ लिया करती थी। कि वंडरफुल। अगर भटका भटका सा लग रहा है, कोई भी पन्ना बीच में से खोल लिया, फिर कोई चैप्टर चल रहा है तो उसको कंप्लीट कर दिया, और उसमें पढ़ लिया एक श्लोक, और अपने आप को हाँ समझा दिया कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बट फिर भी फल की चिंता हो जाती थी। दैट्स अ वेरी बिग मैसेज। You are anxious about the foods, or the efforts that you add into। तो लेकिन धीरे धीरे वो चीजें डेवलप करनी है, एंड धीरे धीरे इंश्योर करना है कि एक बिल्कुल निष्काम कामा की सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं। वंडरफुल। स्टूडेंट एक गलती और भी करते हैं कि वो पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन वो आंसर राइटिंग से बड़ा घबराते हैं। मतलब उनको लगता है कि इट इज नॉट, जब हम पढ़ लेंगे तब लिखा जाएगा। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया, या आप डेली प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग जरूर लेके चलती थी? आंसर राइटिंग, वैसे मैंने कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे जिसके थ्रू मैं आंसर राइटिंग करा करती थी। तो मैंने एक सिक्योर सीरीज होती है, उसमें मैं डेली कुछ आंसर्स लिख दिया करती। बट इतना कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं था। मैंने लिखे हैं आंसर्स, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कहूंगी कहीं ना कहीं हो भी रहा कि मैंने आंसर राइटिंग थोड़ी कम की थी। एक एंजाइटी थी कि अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, वैल्यू एडिशन नहीं हुई है, आंसर राइटिंग कैसे करोगे। और लास्ट में ही कुछ लास्ट के 10-20 दिन में ही मैंने अपने फुल टेस्ट दिए थे। यानी इस बार आपने आंसर राइटिंग पे तो बहुत आंसर फोकस। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वंडरफुल। ये तो रही आपकी कहानी। अब कुछ आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है। एक इंसान को बनाने में परिवार का बड़ा योगदान रहता है। कुछ वहां पर हम कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। पापा की ओनली चाइल्ड। तो हम तीन हैं फैमिली में। दे बोथ आर इनटू बिजनेस। और उनका सपना था कि मुझे कुछ देखें, तो दे हैव बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। And I think the small little family of three people, although all the relatives, all the people who have shown strength in me, my cousins, everyone are a part of family. But अगर मैं ये टीम की छोटी सी फैमिली है उसकी बात करूं, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत स्ट्रेंथ रही है। और मैं आईएएस नहीं बनूंगी, मेरे मम्मा पापा मेरे साथ आईएएस बनेंगे, और ये जो रैंक आया है वो मेरा नहीं आया है, उन दोनों का है। जी सर। क्या बात है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इससे बड़ा गिफ्ट कोई और नहीं दिया जा सकता। और आपने एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी दे दी है, उनको प्राइड दिया है। और मैं तो यही कहूंगा कि पूरे परिवार की तरफ एक नमन है, क्योंकि देश की बेटी को तैयार किया उन्होंने। और एक मुझे तो अब पूरा विश्वास हो चुका है कि आप बहुत अच्छी ऑफिसर बनेंगी। और साथ ही साथ ढेर सारी गर्ल्स को आपने जो एक एम्पावरमेंट दिया है, सपने दिए हैं, खासतौर पे हमारे रूरल एरिया के बच्चों को, कि जो हाँ, अगर हम सोचेंगे तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। और सीरियसली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं बस ये चाहूंगा कि आपकी बात से ढेर सारे लोग मोटिवेट हों, और वो अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें। थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। इनवाइटिंग मी टू। बहुत ही मजा आया कनिका आपसे बात करके। और बस हम ये दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम में हम आपके बारे में अखबारों में पढ़ सकें, देश के एक बेहतरीन ऑफिसर के लिए जिन्होंने कुछ चेंजेस किए। और मुझे लगता है कि आपका दिल इतना साफ है, भगवत गीता आपके दिलों में है। और आप जो निष्काम भाव से कर्म करेंगी, वो देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और आने वाले टाइम में हमें ढेर सारे रोल मॉडल्स कनिका के रूप में चाहिए। ऑल द बेस्ट। लवासना में आपका सफर बहुत अच्छा हो, ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी हो, और आपका जो एक पर्सनालिटी है वो एक उभर कर देश के सामने आए। थैंक यू। थैंक्स अ थैंक यू लॉट फॉर सो योर मच। बहुत सपोर्ट। अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। थैंक यू।